हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो सेट 1 है जेएसी द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो जारी किया गया सेट है, उसका सेट 1 को हम लोग देखने वाले हैं और ये टर्म 2 के लिए है। ठीक है, तो टर्म 1 के पहले ही सेट रिलीज़ कर दिया गया है। अभी टर्म 2 के लिए जो सेट रिलीज़ किया गया उसका ये सेट 1 मैथ के लिए, इसमें हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको आपको बनाना है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे इसमें टोटल 19 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बट आपको 19 क्वेश्चन को नहीं बनाना है। मैक्सिमम आपको 13 क्वेश्चन ही बनाना है। 6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, बट 6 क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन में आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास टाइम होगा इसको सॉल्व करने के लिए 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें 40। अब कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा गया है। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, और इस 7 क्वेश्चन में आपको 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और 5 क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस सेक्शन से आप मैक्सिमम 10 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में भी आपको देखने को मिलेगा 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सेक्शन बी में है, और इसमें भी आपको मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन बनाना है। लेकिन आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ से बन सकता है 15। अब फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको दिया हुआ रहेगा 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 to 19, और इन 5 में से आपको मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन बनाना है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 15 नंबर गेन कर सकते हैं। तीनों सेक्शन को ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा 40, जो आपका फुल मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सेक्शन 1 में 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 19, बट आपको बनाना है 13। ठीक है, बट कोई भी 13 नहीं चूज़ कर सकते हैं। आपको इस सेक्शन में मैक्सिमम 5 बनाना ही होगा, इसमें मैक्सिमम 5 बनाना होगा, इसमें मैक्सिमम 3 बनाना होगा। तो 5 5 10 और यहाँ पर 3 13 क्वेश्चन, आप 13 क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो बेस्ट आपको आता होगा हर एक सेक्शन में, उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। बाकी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता या फिर थोड़ा सा डाउट में है उसको छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। आप हो सके तो इस तरह से आप सेट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप अपना मोबाइल में डाउनलोड तो कर लिए ही होंगे। ठीक है, तो आप अपना जो मोबाइल में डाउनलोड किए हैं सेट्स को, उसको सामने रखिए और सॉल्यूशन यहाँ देखिए। तो टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाया जाएगा, और आप देखिए अच्छा से, और फिर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दिया हुआ है और उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 2 बिंदु मान लेते हैं, ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -5 और 7, बी एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ -1 और 3। अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 x2 y1 y2 कौन सा है, तो ये जो ए बिंदु है इसको x1 y1 हम लोग बोल देते हैं इसका निर्देशांक को, और बी बिंदु है इसका निर्देशांक को x2 y2 बोल दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी x1 y1 मानिए, ए को भी या फिर बी को भी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। और जो वैल्यू है x2 का देखिए -1 और x1 का -5, और फॉर्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो इसका होल स्क्वायर, y2 3 और y1 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 5 से 1 चला गया तो 4 का स्क्वायर, फिर -7 से 3 चला गया -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 16 और 16 32। अब 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए,
तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 5 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर 2 कोई संख्या रहता है तो उसका एक संख्या हम लोग निकाल देते हैं, तो 2 का जोड़ा 2 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 को निकाल सकते हैं और 1 2 अकेला है, इसको हम लोग ऐसे ही रूट के अंदर लिख देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4√2 मात्रक। मात्रक क्यों लिखते हैं? क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग इसको मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि a = 3/4 है तो cos a और tan a का मान बताइए। साइन a का मान दिया हुआ है 3/4 और आपको निकालने के लिए कहा गया है cos a और tan a का मान। ठीक है, अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो a b c त्रिभुज है। ठीक, अब ये जो कोण है इसी के बारे में कहा गया है। तो इस कोण का साइन a दिया हुआ 3/4। अब साइन a बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। ठीक है, तो इस कोण का p हो जाएगा ये वाला, और ये दिया हुआ देखिए, इसको आप कंपेयर कीजिए ऊपर वाला से, तो 3, ये वाला वैल्यू 3 दिया हुआ है, और h जो होता है हाइपोटेन्यूस कर्व वो तो फिक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, और नीचे वाला जो है ये बेस हो गया। तो ये जो बेस है इसी को आपको निकालना है, क्योंकि जब आप cos a निकालिएगा तो cos a का जो वैल्यू होता है वो b/h होता है, और tan a का जो वैल्यू होता है वो p/b होता है। तो दोनों में देखिए आपको b चाहिए, तो b निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, h² = p² + b²। h का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर = p का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b² आ जाएगा 16 - 9, तो यहाँ से आप b² निकालिएगा तो आ जाएगा 7, और b = आ जाएगा √7। देखिए b निकल गया। आप लिख सकते हैं cos a बराबर b/h, तो b कितना है √7 और h कितना है 4, और फिर tan a बराबर क्या होता है p/b, तो p कितना है 3 और b कितना है अभी निकाले हम लोग √7। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सॉल्यूशन को एक एक स्टेप अच्छा से देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल का वैल्यू कितना होता है। आप एक देखेंगे कि एनसीईआरटी किताब में एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे बस और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 उसका स्क्वायर, फिर माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 उसका स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, यहाँ भी √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4। 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में कट के हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2 बचा हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, इसमें भी आपको प्रूव करना होगा कि क्या दिया हुआ है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री 52 डिग्री माइनस
साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको 0 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए LHS से हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से, मतलब ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों में से प्लस वाला या फिर माइनस वाला को आप चेंज कर दीजिए। मतलब अगर इसको चेंज करेंगे तो साइन में चेंज कीजिए, तो ये साइन में आएगा, यहाँ देखिए साइन में है तो साइन में पॉजिटिव आएगा, साइन में नेगेटिव दिया हुआ है, आपका कट के 0 हो जाएगा। या फिर आप साइन वाला को कॉस में चेंज कीजिए, तो ये चेंज होके कॉस में आ जाएगा, तो कॉस वाला नेगेटिव और कॉस वाला पॉजिटिव कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको 0 ही प्रूव करना है। तो हम लोग कॉस वाला को साइन में चेंज करते हैं और ये साइन वाला को साइन ही रहने देते हैं। तो कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ठीक है, 90 से अगर 52 आप घटाइएगा तो 38 आ जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस 38। ठीक है, 90 से 38 घटाइएगा तो 52 आ जाएगा। और ये जो साइन माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, इसको एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या है 52, तो साइन 52। यहाँ पर फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 38 डिग्री। और इधर जो माइनस में है साइन 38 और फिर क्या साइन 52। देखिए साइन 52 साइन 38 प्लस में साइन 52 साइन 38 माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0। आपका जो प्रूव करना था राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल दिखाना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को देख लेते हैं। देखिए इसमें एक बेलन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालने के लिए कहा गया है। त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा इसका फिगर को बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बेलन का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, तो जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए बोला गया था। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर की जगह पर 7 गुना 7 एच 5, तो 7 7 कट गया। ठीक, अब 22 को गुना कीजिए 5 से, ठीक है, तो आ जाएगा 110 × 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए 22 को 5 से गुना कर दिए हैं और उसके बाद 7 से गुना किए हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 को 7 से गुना कीजिए तो 35 आएगा, फिर 35 को 22 से गुना करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो आप अगर एक लाइन में अगर करना चाहते हैं, अगर आप मौखिक तौर पर इसको अगर करना चाहेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, तो इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, 3 माध्यिका इक्वल्स टू 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, ये संबंध होता है माध्यिका माध्य और बहुलक के बीच में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में ये दिया हुआ हो सकता है या फिर आपको पूछेगा कि इसका संबंध क्या होता है। तो ये एक हो गया, और इसी को थोड़ा सा चेंज करके मतलब अल्टरनेट करके भी लिखा हुआ हो सकता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुलक इक्वल्स टू
3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ दिया हुआ हो सकता है। तो अगर लिखने के लिए बोलेगा तो दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए, क्योंकि आपको संबंध बताना, दोनों में ही संबंध शो हो रहा है। अगर पूछेगा आपको कि हाँ इन 4 ऑप्शन अगर दिया हुआ रहेगा और उसमें से पूछेगा कि क्या संबंध है, तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ इंटरचेंज करके भी लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक पासा वो उछाला जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना होगा। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो क्या क्या संख्या आ सकता है? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, अब जब पासा को उछाल देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 6 आएगा 5 आएगा या फिर 7 तो आएगा नहीं, 5 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 1 आएगा, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया है कि विषम आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक विषम आने की प्रायिकता, एक सम आने की प्रायिकता। तो P विषम संख्या, P मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, और प्रायिकता किसका? विषम संख्या का। तो देखिए विषम संख्या कितना है? 1 है, 3 है और 5 है। 3 विषम संख्या है तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे 3। और टोटल कितना संख्या आ सकता है? जो 6 तक है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पर 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसी तरह से P सम संख्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या। तो इसको कैसे निकालिएगा? तो देखिए सम संख्या कितना है? 2 है, 4 है और 6 है। तो 3 संख्या यहाँ पर है, 3 और टोटल संख्या है 6। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन वो सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। और सेक्शन बी में आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन को बनाएंगे मैक्सिमम, और 5 क्वेश्चन में आपको 3-3 मार्क्स मिलेगा। तो आपका 15 मार्क्स यहाँ से गेन हो सकता है सेक्शन बी से। ठीक है, मैक्सिमम 5 को ही बनाना है, जो आपको बेस्ट आता होगा वही 5 बनाइए। तो देखिए पहले 8 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है और उसको y अक्ष एक रेखाखंड है, मतलब y अक्ष जो है वो 2 बिंदु दिया हुआ। देखिए बेसिकली 2 बिंदु दिया हुआ, मान लीजिए A है, इसका निर्देशांक दिया हुआ 5 - 6। फिर एक बिंदु दिया हुआ B, इसका निर्देशांक दिया हुआ -1 -4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए बिंदु है। अब y अक्ष यहाँ पर है, तो y अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करती है ये आपको बताना है। तो ये y अक्ष है और देखिए y अक्ष इसको 2 अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं इधर वाला जो अनुपात है वो m1 और इधर वाला अनुपात m2। ठीक है, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है मतलब इसको काट रही है, उसको हम लोग P बिंदु बोल देते हैं, और उसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या? अब देखिए ये y अक्ष है, तो y अक्ष में अगर आप देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो होता है, x निर्देशांक जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा, y निर्देशांक कुछ होगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि P का निर्देशांक 0y। तो जो P का निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या? m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। y का m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक। अब P 0y, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 m2 तो हमको पता नहीं है, तो उसको एज इट इज़ हम लोग m1 m2 लिख देंगे। बट x1 देखिए ये जो a है उसका निर्देशांक x1 y1 है और b का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, अब x1 मतलब 5 प्लस m1 का भी वैल्यू पता नहीं है, और x2 कितना है? -1, m1 प्लस m2। फिर m2 तो पता नहीं है वैल्यू, y1 कितना है? -6, फिर प्लस m1 y2 कितना है? -4 बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए आपको निकालने के लिए कहा गया है कि m1 और m2 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये जो बिंदु है P बिंदु वो इस
रेखाखंड को AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लोग मान लिए कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आपको सिर्फ निकालना होगा M1 बटा M2। ठीक है, M1 और M2 का अनुपात क्या है वही आपको निकालना होगा। तो आप सॉल्व कीजिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट का, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जब कंपेयर कीजिएगा x कोऑर्डिनेट का तो आपको इधर वाला 0 मिल रहा है, तो आप इजीली इसको कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिख लेते हैं। तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 5m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं इधर, क्योंकि इधर और जगह नहीं है तब फिर दिखेगा नहीं। देखिए अब m1 प्लस m2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ये तो आपका 0 आ गया, इक्वल्स टू इधर आ गया 5m2 माइनस m1। फिर अब इंटरचेंज कीजिए साइड, 5m2 इक्वल्स टू m1। ठीक, तो m1 बाई m2 जब कीजिएगा तो आ जाएगा 5/1। तो यही आपका आंसर हो गया। m1 और m2 का जो अनुपात आया 5:1 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो y अक्ष है वो AB रेखाखंड, AB तो यहाँ नाम नहीं दिया हुआ बट 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो उस 2 बिंदु से जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को y अक्ष m1 m2 मतलब 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया हो गया है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा ABC, और तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, A का 5-2, B का 4-7, C का 7-4। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला में हम लोग को जो वैल्यू है उसको पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन सा है, तो A का जो निर्देशांक है x1 y1 हम लोग बोल देते हैं, B का निर्देशांक को x2 y2 बोल देते हैं और C का निर्देशांक को x3 y3 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए हाँ, अब वैल्यू को पुट कर देना है। तो 1/2 x1 कितना है 5, y2 माइनस y3 तो मतलब 7 - 4 और फॉर्मूला में माइनस है तो +4, फिर प्लस x2 कितना है, x2 है मेरा 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए। फिर y3 माइनस y1 कितना है -4 और y1 कितना है, y1 है 2 -2 फॉर्मूला में है। फिर प्लस x3 कितना है देखिए, x3 है 7, तो 7 y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है 7, तो 2 - 7। ठीक है, आ गया। अब आगे सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 5, 7 और 4 11, फिर प्लस 4 -4 और -2 -6, फिर प्लस 7 गुना -7 से 2 चला गया -5, 1/2 ये आ जाएगा 55 और 4 जो 6 24, लेकिन माइनस में, ये भी फिर माइनस में, 5 7 35, 1/2 55, दोनों माइनस है तो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 5 9, 3 2 5, 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा -4, क्योंकि ये वाला बड़ा है। अब मॉड में जो माइनस होता है वो प्लस होके ही निकलता है, तो 1/2 गुना 4, इसको काटिएगा तो आएगा 2, तो 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा
क्षेत्रफल। यहाँ पर वर्ग क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा आप देखे होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो वो वर्ग मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को ही डिनोट कर रहा है। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए वर्ग मात्रक हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड को रब कर लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो एक मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, मान लीजिए मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, तो ये दूरी है 15 मीटर, मतलब यह मीनार का पाद बिंदु है। और यहाँ से 15 मीटर दूर एक बिंदु है और वहाँ से शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए मीनार क्या है? BC है। तो ये BC का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई CB, ठीक है। अब CB का ही वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालिएगा? ये हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ है और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज में आपको दिख रहा है ये जो कोण है उसका ये बेस हो गया और ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो लंब और बेस, लंब और आधार में किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का रिलेशन होता है? tan वाला का होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P/B, ठीक है। तो P यहाँ पर क्या है? CB है और B क्या है? BA है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और CB तो यही तो निकालना है और BA 15 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इजीली CB इक्वल्स टू बोल सकते हैं 15√3 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 15√3 मीटर। इतना आसान है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है? tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A + B = 90 डिग्री। tan A बराबर cot B दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है सो दैट आपको ये प्रूव करना है A + B = 90 डिग्री, ठीक है। कैसे प्रूव कीजिएगा? देखिए ये tan में दिया हुआ, ये cot में दिया, तो दोनों को चेंज कर लीजिए एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। आप tan में चेंज कीजिए या फिर दोनों को cot में चेंज कीजिए। चलिए हम लोग दोनों को tan में चेंज कर लेते हैं। तो tan A, अब cot को भी हम लोग tan के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? cot 90 - थीटा tan थीटा होता है और tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - B। देखिए tan 90 - थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पर B है तो tan 90 - थीटा की जगह पर हम लोग cot थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों यहाँ दोनों जगह पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर क्या है? tan दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो एंगल है वो एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है tan A इक्वल है tan 90 - B के, तो ऑटोमेटिक जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A = 90 + 90 - B। B को इधर ले आइए तो A + B = 90 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था, शो करना था, हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब 12 में देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो एक रेखाखंड खींचना है और उसको 5:8 में विभाजित करना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का मैथ है, बोर्ड में थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं है आपको शो करना, तो 12 नंबर को अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कभी बोर्ड में नहीं तो किसी और मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। 13 नंबर भी वही कंस्ट्रक्शन वाला ही मैथ है, तो इन दोनों को भी छोड़ते हैं। 14 नंबर में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक थैला में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है।
निशा बिना थैले के अंदर झांकी, इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद। तो एक थैला में 3 अलग अलग कलर का गेंद है। तो एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, ठीक है। उसके बाद 3 नीली गेंद है। तो टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल गेंद कितना हो गया, 5 1 6 3 9, ठीक है। अब बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो गेंद काली है, लाल है, नीली है। तो पहला वाला काली के लिए प्रायिकता, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता काली गेंद का। तो हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, तो कितना काली गेंद है इसमें 5 और टोटल गेंद कितना है 9, ये आंसर हो गया, ठीक। B लाल गेंद, तो लाल गेंद कितना है, देखिए लाल गेंद एक ही है और टोटल गेंद है 9। तो इसका प्रायिकता मतलब जब हम नहीं, यहाँ पर कौन, निशा हाथ डाल रही है थैला में और एक गेंद निकाल रही है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि काली गेंद होगी, लाल गेंद होगी या फिर नीली गेंद होगी। तो प्रायिकता ये होगा, ठीक है। उसमें से जो लाल गेंद निकलने की संभावना है वो 1/9 होगा। उसी तरह से जो नीली गेंद है उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगा, नीली गेंद कितना है 3 और टोटल गेंद है 9, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो सेक्शन बी को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन सी में हम लोग मूव करेंगे। सेक्शन सी में आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनाना है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बट आप वहाँ से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जो आपको बेस्ट आता होगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर मतलब सेक्शन सी का पहला नंबर जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए एक भवन है और इसके भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर से ही इस केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो देखिए ये हो गया आपका भवन, ये हो गया भवन और ये हो गया केबल टावर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है ना। हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो नाम दे देते हैं A B C D E और भवन का ऊंचाई दिया हुआ 7 मीटर, मतलब AB दिया हुआ है 7 मीटर। इसीलिए अगर AB दिया हुआ 7 मीटर तो जो DC है वो भी हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। DC वैल्यू पता चल गया। हम लोग को निकालना है ED। अगर हम लोग ED निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग केबल टावर की ऊंचाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केबल टावर की ऊंचाई कितना है EC, ठीक। और EC में भी अगर आप तोड़ के लिखिएगा तो ED प्लस DC। तो DC तो पता चल गया 7 मीटर, हमको ED निकालना है। तो ED कैसे निकालेंगे, हम लोग EDA त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमको AD चाहिए और AD कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग BC का निकाल लेते हैं। तो BC की इक्वल AD होगा और AD पता चल गया तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग त्रिभुज यूज़ करेंगे ABC को। चलिए इधर थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 मीटर और हमको निकालना है BC। तो हम लोग tan का यूज़ करेंगे क्योंकि tan में रिलेशन होता है P और B का। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू P/B और P के जगह पर AB है और B के जगह पर BC है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और AB दिया हुआ 7 मीटर और BC हमको निकालना था। तो BC यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। तो BC तो निकल गया
अब BC इक्वल्स टू अगर 7 मीटर है तो मेरा जो AD है वो भी हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, एक आयत फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इस भुजा का जो मान होगा वो भी इस भुजा का मान होगा। ठीक है, जिस तरह से AB का मान DC के इक्वल हुआ उसी तरह से BC का मान AD के इक्वल होगा। अब आ जाएंगे हम लोग त्रिभुज AED में। ठीक है, त्रिभुज AED में इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है, अभी हम लोग निकालें AD इक्वल्स टू 7 मीटर, फिर हम लोग इसमें भी tan 60 डिग्री का यूज़ करेंगे और वो होता है P/B, तो P यहाँ से हो जाएगा ED और B हो जाएगा AD। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ED को तो निकालना था और AD अभी हम लोग 7 मीटर लिखें, तो यहाँ से ED इक्वल्स टू आ जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना था केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई क्या है मेरा EC, और EC को हम लोग तोड़ के लिखें ED प्लस DC, तो ED का मान आया 7√3 मीटर और DC मेरा पहले से हमको पता था 7 मीटर, इसको आप कॉमन ले लीजिए 7 को, तो आ जाएगा 7√3 + 1 मीटर और यही हो जाएगा आपका, क्या नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा ना, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 7 को कॉमन लीजिए √3 + 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या दिया हुआ है और एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसका फिगर, इसका आकृति थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए खिलौना दिया हुआ है जो एक शंकु के आकार का है और वो जो शंकु है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंक्वाकार भाग है। ठीक है, तो ये जो अर्धगोला है उसका जो त्रिज्या है और ये जो शंकु है उसका त्रिज्या सेम है R, दिया हुआ कितना है 3.5 सेंटीमीटर और पूरा खिलौना का ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। तो हमको यहाँ पर L चाहिए। L कौन सा है, ये वाला L है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई का जरूरत पड़ता है और ये जो है ये वाला, ये उसको ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो ऊंचाई है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो पूरा खिलौने का ऊंचाई है उससे हम लोग माइनस कर देंगे ये जो त्रिज्या है, अर्धगोले का जो त्रिज्या है, तो ये वाला जो त्रिज्या है उधर उसी तरह से, मतलब नीचे भी उसी तरह से ये त्रिज्या ही है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो भाग है वो 3.5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये भी शंकु अर्धगोले का त्रिज्या है। ठीक है, तो पूरा शंकु का अगर हम लोग ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो पूरा खिलौना का ऊंचाई माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर से, तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसको हम लोग h कह रहे हैं, तो आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, सबट्रैक्ट किया जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आ गया। अब हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से। आप देखिए इस त्रिभुज को, तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो L² = h² + r² होता है। L तो निकालना है, तो L² = h की जगह पर आप 12 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस r², r कितना है 3.5, तो 3.5 का हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5 मतलब 7/2। ठीक,
तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 144 प्लस 49/4। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। आप एलसीएम लेके कर लेंगे, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। 4 4 16, 1 4 4 16, 17, हाथ में 1 4 1 4 576, इधर प्लस 49/4। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, इसको ऐड कीजिए। 9 6 15, 5 हाथ 1 5 और 7 12 2 हाथ 1 6, 625/4। तो यहाँ से अगर एल निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा √625/4। तो जब 625 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आ जाएगा 25 और 4 का 2। ठीक है, तो एल का मान क्या हो गया 25/2। तो हम लोग अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देना है, आपका टोटल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l और अर्धगोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। यहाँ पर देखिए पाई कॉमन है, आर कॉमन है। आर इसलिए कॉमन है क्योंकि ये जो त्रिज्या है ये शंकु का और अर्धगोलक का सेम है, तो आर को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एल यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 2 और एक आर बचा हुआ है। पाई का मान होता है 22/7, आर त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 जिसको हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। एल का मान अभी हम लोग निकालें 25/2, फिर प्लस 2 × आर, आर का मान हम लोग 7/2 लिखेंगे। क्या है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 कट गया, 2 11 से कटेगा, 22 को अब काटिएगा तो फिर 11 गुना ये 2 कट जाएगा, तो आइए इधर आया 25/2 प्लस 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 11 गुना इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 14 और 25 39/2। ठीक, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 11 9 जा 99, हाथ में 9, हाथ में 9, 11 3 जा 33, तो आ जाएगा ठीक है। ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक की है। देखिए एक बार 7 दूनी 14 और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है 14 और 25 ऐड कीजिएगा तो 39/2। ठीक है, और 11 को 39 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 11 9 जा 99, हाथ में 9, 3 11 जा 33 और 9 42। ठीक है, और बटे 2 इसको फिर डिवाइड दीजिए तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड को रब कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास और जगह नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। एक ठोस है, अर्धगोलक पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है। एक अर्धगोलक के ऊपर ही एक शंक्वाकार भाग अध्यारोपित है, कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या सेम है और ये दिया हुआ है 1
सेंटीमीटर के इक्वल। और जो शंकु का ऊंचाई है उसको कहा गया है कि वो अर्धगोले के जो त्रिज्या है उसी के आकार उसी के बराबर है। तो h को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू r, और r दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो दोनों 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका आयतन निकालना है और वो भी पाई के पदों में। तो पाई का मान पुट नहीं करना, पाई का मान पाई ही रखना है, ठीक है। तो ठोस का आयतन, ये जो एक ठोस है तो उसका आयतन लिखेंगे, ठोस का आयतन। अब ठोस बना कैसे है, तो ठोस दो आकृति से बना, एक शंक्वाकार भाग और एक अर्धगोलाकार भाग। तो लिखेंगे हम लोग शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोलक का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या है, तो 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है, ठीक है, 2r स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा h, और यहाँ पर 2 एक बचेगा, ठीक है, एक 2 बचा हुआ है, पाई तो कॉमन आ गया, 2r कॉमन हो गया, तो एक r यहाँ भी बचा हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है, 1/3। अब पाई को तो पाई रखना है क्योंकि पाई के पदों में ही आंसर देना है, पाई के टर्म्स में आंसर देना है, और r के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, h ये भी 1 है, और 2 इंटू r तो 1 दिया हुआ ही है, ठीक है। अब आयतन है और यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1/3 इंटू पाई, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 2 + 1 3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 में आपको निकालना है माध्य और 19 में माध्यिका, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो टेबल बना के आपको शो करते हैं कि कैसे माध्यक और माध्यिका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको माध्य निकालने के लिए कहा गया है, तो इसको रब कर लेते हैं और हम लोग बाकी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। पहला वाला कॉलम में वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला में बारंबारता, तीसरा वाला में वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह नहीं दिया हुआ है इस टेबल में, आप देखेंगे तो उसको फिर समझना है। और फिर चौथा में एक चीज़ और लिखेंगे हम लोग, तो वो क्या लिखेंगे देखते हैं। देखिए ये जो बारंबारता है इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, और जो वर्ग चिन्ह है इसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग Fx लिखते हैं। Fx मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बारंबारता और वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब क्या है, कौन सा चीज़ कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे वर्ग अंतराल है तो 0 से 10 इसका बारंबारता है 5, 10 से 20 इसका बारंबारता है 8, 20 से 30 इसका बारंबारता है 10, 30 से 40 इसका बारंबारता है 3, 40 से 50 इसका बारंबारता है 8, फिर 50 से 60 इसका बारंबारता है 6। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह ये जो वर्ग अंतराल है इसके निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 और 10, 10 उससे 2 उसको 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इसको 10 और 20, 30 उसको 2 से भाग दीजिए 15, 20 और 30, 50 2 से भाग दीजिए 25, 30 और 40, 70 2 से भाग दीजिए 35,
ठीक है ना। फिर 40 और 50 2 से भाग दीजिए 45, 60 और 50 110 2 से भाग दीजिए 55। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर 1 निकाल लीजिए, उसके बाद 10 10 10 ऐड कर दीजिए। आप 10 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इस जो वर्ग अंतराल है ये 10 का अंतराल है, तो जिस तरह से अंतराल रहेगा 1 निकालने के बाद आप उस वर्ग अंतराल को ऐड कर दीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर fx लिखा हुआ मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 5 25, 8 × 15 120, 10 × 25 250, 3 × 35 105, 8 × 45 8 5 40, 4 4 32 और 4 36 360, 55 × 6 300 और 30 330। ठीक है। अब आपको यहाँ से निकालना है सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा मतलब समेशन, एफ का जितना भी वैल्यू दिया हो उसको ऐड कर दीजिए। 8 5 13 10 23 23 और 3 26 26 8 34 34 और 6 40। और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स मतलब ये जो कॉलम आए उसको ऐड कीजिए। तो 5 5 10 0 हाथ में 1, 3 2 5 10 16 3 19 हाथ में 1, 2 4 5 3 8 3 11 11 से 90। अब जो माध्य है, ठीक है, अब जो माध्य है यहाँ पर लिख लेते हैं माध्य, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा, दिख रहा है ना, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1190 और सिग्मा एक्स कितने, सिग्मा एफ कितना आया 40। 0 0 कट गया, 4 को 119 से भाग दीजिए तो 4 दूनी 8, 3 9 36, 4 9 36, फिर 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20। तो ये आ जाएगा आपका माध्य क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको निकालना है माध्यिका या फिर माध्यक। तो इसके लिए भी आपको एक कॉलम बनाना होगा, ठीक है। तो फिर कॉलम को बना लेते हैं। पहले यहाँ पर आ जाएगा वही वर्ग अंतराल, यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता, जिसको हम लोग ऐप से सूचित करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका संचयी बारंबारता, ठीक है। ये टर्म एक नया आया है जो आपको माध्यिका में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ वर्ग अंतराल में, 10 से 25, फिर 25 से 40, अच्छा बारंबारता इसका 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, फिर 40 से 55 इसका दिया हुआ बारंबारता 7, फिर 55 से 70 इसका बारंबारता दिया हुआ 6, फिर 70 से 85 बारंबारता 6, फिर 85 से 100 बारंबारता 6, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालना है, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप अगले वाला बारंबारता को ऐड कर दीजिए और संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। जैसे 2 है तो इसके आगे तो और कुछ नहीं है, तो 2 ही संचयी बारंबारता हो जाएगा। अब इस वर्ग के लिए, इस वर्ग अंतराल के लिए संचयी बारंबारता क्या होगा, 2 पहले है और इसमें 3 है तो 3 और 2 5, ठीक है। इसके लिए तो इसके आगे 5 है और 7 ऐड कर दीजिए 12, ठीक है। इसके लिए पहले 12 है 6 18, इसमें 24, इसको ऐड कीजिएगा तो 30, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद आपको देखना होगा कि कौन सा माध्यक वर्ग है, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए आपको खोजना होगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग आप कैसे खोजेंगे, माध्यक वर्ग खोजने के लिए आप इसको ऐड कीजिए सिग्मा एफ, कितना आया 3 2 5 7 12 12 6 18 18 6 24 30, यहाँ 30 आया है, यहाँ भी 30 आएगा ही, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 30 नहीं आया हुआ तो फिर आप देखेंगे कि आप कहीं पर गलत किए होंगे, ठीक है। अब ये सिग्मा एफ मतलब जितना बारंबारता है उसका ये सम हो गया। तो ये जो इसको हम लोग एन से निरूपित करते हैं, एन, तो आपको निकालना है n/2,
n/2। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 30 और बटा 2 तो आ जाएगा आपका 15। अब 15 जो आया है आपको ये खोजना है संचयी बारंबारता में, तो 15 तो कहीं नहीं है संचयी बारंबारता में, ठीक है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, 15 से ज़्यादा को देखेंगे, तो 15 से ज़्यादा कौन सा, 18, 24, 30, बट सामने में कौन है, 18, ज़्यादा और प्लस सामने में तो 18, तो 18 का जो वर्ग है 55, 70 वही हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, ठीक है। तो कैसे हम लोग माध्यक वर्ग निकालने के बाद जो आएगा उसको खोजिए संचयी बारंबारता में, और संचयी बारंबारता में खोजने के बाद आप देखिए कि वो कहाँ पर लाई करता है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसके सामने में कौन सा वर्ग है, तो वही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 55 से 70, ठीक है। अब माध्यक वर्ग निकालने के बाद आप एक माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यक इक्वल्स टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। यहाँ पर L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 तो पता ही है 15, और CF जो माध्यक वर्ग है उसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ पर CF की जगह पर 12 लिया जाएगा, और F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग क्या है 55, 70, यहाँ पर 6 हम लोग यूज़ करेंगे, और H क्या है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना 15, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो L की जगह पर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 प्लस n/2 अभी हम लोग निकाले हैं 15, CF माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 12, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता 6, H कितना आया है 15, वर्ग अंतराल कितना है 15, 55 प्लस 3/6 इंटू 15, तो 55 प्लस 1/2 इंटू 15, ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा लाइट आ जा रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 55 प्लस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/6 गुना 15, इसको काटिएगा तो आएगा 1/2, तो 55 प्लस 15/2, ठीक है। तो 15/2 मतलब 7.5, 7.5, और इसको ऐड कीजिएगा 55 में तो आ जाएगा 62.5, तो ये आपका आंसर हो गया 62.5 माध्यक, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। एंड करने से पहले आपसे कहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपका जितना भी सेट्स है, सेट 2, सेट 3, सेट 4 मैथ के लिए सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फ्यूचर में भी बहुत सारा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।